बात कर लेते हैं आज के एडिटोरियल की, द डिसेंटिंग जजमेंट वर्सेस द रेजिंग ऑफ इक्वेलिटी। अब यहाँ पे बात करी गई है जजमेंट की ऑन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड घोषित कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं क्या है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसके बाद इसकी चर्चा के ऊपर चलते हैं। तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इंसर्ट किया आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसने परमिट किया 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब इसमें एक पॉइंट ये है जो नोट करने जैसा है कि जो ऑलरेडी एससी, एसटी और ओबीसी में आते हैं उन्हें इससे बाहर रखा गया है, उनको ये रिजर्वेशन नहीं दी गई है। मतलब अगर आपको एक रिजर्वेशन मिल चुकी है तो आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा में आने नहीं दिया जाएगा, आपको उससे बाहर रखा जाएगा। इसको जो है जस्टिफाई कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड घोषित कर दिया गया है बाय मेजॉरिटी जजमेंट ऑफ जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जेपी पाद्रीवाला। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली इसे वैलिड घोषित कर दिया है। इन्होंने कहा है कि जस्ट वायलेशन ऑफ इक्वालिटी डजंट मीन कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वायलेट हो गया है, अनटिल एंड अनलेस ये जो वायलेशन है इक्वालिटी का ये काफी ज्यादा बेसलेस मैटर पे हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मॉडरेटली इक्वालिटी के प्रिंसिपल को चेंज करता है, ऑल्टर करता है, तो हम इसे वायलेशन नहीं मानेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके से, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा रह पाएगा? क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी है वो हमारे सामने वैसी ही रह पाएगी? तो इसके ऊपर यहां पे बात करी गई है। पहली चीज यहां पे बात करी गई है इंटरसेक्शनैलिटी की। मतलब इंटरसेक्शन, कुछ चीजें होती है जो एक इंटरसेक्शन पे मिलती है। तो यहां पे बात करी गई है कि अगर हम इंडिया में बात करें तो बल्क ऑफ पुअर आर फ्रॉम दलित, आदिवासी एंड बहुजन कम्युनिटीज। मतलब इसके अंदर हम सिंपल एक कनेक्शन देख पा रहे हैं कि जो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेटेड हैं वही ज्यादा पॉवर्टी के अंदर है, ना कि कोई और सेक्शन। तो हम किसी भी तरीके से इसे कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते, इसे अलग नहीं कर सकते कि हमने पुअर को अलग कर दिया और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को अलग कर दिया, क्योंकि एक इंटरसेक्शन पे मिलता है। जबकि हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें, इस अमेंडमेंट की बात करें, तो इसने इस इंटरसेक्शनलिटी के प्रिंसिपल्स को जो है उल्टा कर दिया, इसे अग्री ही नहीं किया। रादर देन एक्नॉलेजिंग कि भाई ये इंटरसेक्शनलिटी पे है और इन्हें दोनों बेनिफिट मिलने चाहिए, उसकी जगह किया क्या जा रहा है, उनकी जगह उन्हें पनिश किया जा रहा है कि आप इंटरसेक्शन पे क्यों हैं। इसी चीज को देखते हुए जस्टिस भट्ट एंड फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित जी ने ये कहा कि ये पेनफुल है। अगर हम एक आदिवासी गर्ल को देखें, एक आदिवासी बच्ची को देखें और उसे रिजर्वेशन सिर्फ इसी कंडीशन पे नहीं मिल रही है क्योंकि ऑलरेडी उसके पास जो है एसटी का कोटा है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उस सेक्शन के अंदर है, बट स्टिल उसकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जितनी भी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है वो वायलेट हो रहा है। आप ये चीज देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? ये कहना चाहते थे वो। रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इन आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4 आर नॉट प्रिविलेजेस और बेनिफिट। ये किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं दिया गया है, ये रादर रिपेरेटिव मेजर्स हैं। मतलब जो लेवल प्लेइंग फील्ड हम क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए है। तो इसको किसी भी तरीके से ऐसे ग्राउंड यूज नहीं किया जा सकता जिसके थ्रू आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा रिजर्वेशन ना दे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को। अब बात कर लेते हैं कि इक्वालिटी क्या कहता है। तो सबसे पहले एक जो चीज है उसे काफी ज्यादा इग्नोर किया जाता है, वो है आर्टिकल 15 क्लॉज 1, जिसके अंदर सिंपली ये बताया गया है ऑब्लिगेशन ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इक्वालिटी कोड। मतलब इक्वालिटी कोड के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बट बहुत कम यूज किया जाता है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को कोर्ट के अंदर किसी भी तरीके से मैटर को डिसाइड करने के लिए। तो ये तो सिंपली बताता है कि किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अलाउड नहीं है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, आर्टिकल 17 दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो अगर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को हम थोड़ा और ब्रॉडन करें, उसे थोड़ा और बड़ा करें, तो हम ये चीज देख पाएंगे कि किसी भी तरीके से वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो ये दोनों चीज हमें ये बताती हैं कि हमें जो है उन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर। जो डिसेंटिंग जजमेंट ये कहता है कि हमने ये जो है बड़ी गलती कर दी इसे रिकॉग्नाइज करने में। और देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट रहा है बाय द डिसेंटिंग जजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है, इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको और चीजें समझ आएंगी।
जब हम बात करते हैं इक्वालिटी कोड की, तो अंडर आर्टिकल 14, 15, 16, 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम बात करते हैं एक हार्मोनियस कम्युनिटी बनाने की, हम एक इक्वल कम्युनिटी की बात करते हैं। बट ईडब्ल्यूएस अमेंडमेंट ने क्या किया है, एक सेक्शन को एक्सक्लूड कर दिया, एक सेक्शन को वहां से बाहर निकाल दिया है। और ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी एथोस है, जो उसका प्रिंसिपल है, उसका वायलेशन है। अगर ऐसा किया जाता है तो आगे जाके और ज्यादा सेक्शंस क्रिएट हो सकते हैं, और ज्यादा डिविजन्स क्रिएट हो सकते हैं। तो जो ऑथर है जिन्होंने ये लिखा है, राइटर जो है दैट इज जयना कोठारी, शी इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फायर प्रूफिंग इंडिया फ्रॉम ग्लोबल टर्बुलेंस। अब इस एडिटोरियल के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। काफी जटिल भाषा के अंदर लिखा है राइटर ने, बहुत ही ज्यादा इसमें टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं। जैसे कि अगर हम फायर प्रूफिंग की बात करें तो बचाव की बात की जा रही है यहाँ पे, कि किस तरीके से इंडिया को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो हम किस तरीके से जो क्राइसिस आएगी उसे किस तरीके से फेस करेंगे, जबकि हम प्रिपेयर्ड नहीं है, हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, नेशनल कोहिजन नहीं है उतना। तो इन सारी चीज के अंदर हम किस तरीके से उस परेशानी से बाहर निकलेंगे, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है फायर फाइट। यहाँ पे बहुत बार इस चीज को जो है मेंशन किया गया है। इंडिया के लिए ये कोई नई चीज नहीं है, इंडिया ने बहुत बार बहुत सारी सिचुएशन में फायर फाइट किया है, उन्हें फेस किया है। जैसे कि अगर हम बात कर लें, इंडिया की जो सोसाइटियल फॉल्ट लाइन है वो भी काफी ज्यादा बड़ी है। इकोनॉमिक फिजर्स, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई उन्हें भी सही करने की कोशिश करी, और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी सेटबैक्स थे जहां हमें परेशानी आई, उसके बाद भी जो है इंडिया बाहर निकला। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। बहुत बार इंडियन पीपल आ गया है, इंडिया के लोग आ गया है और उस चीज को मिटिगेट करने की कोशिश करी, और बहुत बार जो है गुड लीडरशिप, हमारे इंडिया के लीडर्स जो हैं वो आ गया है और उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया। अब बात आती है जब इंडिया सोच रहा है 5 ट्रिलियन एंड 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की, तो उसमें हमें क्या क्या परेशानी फेस करेंगे हम लोग, और उसे किस तरीके से जो है हम फाइट करेंगे। क्योंकि जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि इंडिया जो है अपने गोल से पीछे रह जाए, और ये भी हो सकता है कि इन ग्लोबल क्राइसिस की वजह से इंडिया जो है अपने पाथ से दूसरी तरफ चले जाए। ग्लोबलाइजेशन के अंदर ये हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो बढ़ी है, बट इसी के साथ साथ जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपना एक इंसुलेशन उतार दिया। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब हम क्लोज थे तो किसी भी तरीके से बाहर की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोसाइटियल एक्टिविटी का हमारे ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता था। बट जब हम सारी चीजों में कनेक्टेड हैं, पैसों के तरीके से कनेक्टेड है, सोसाइटी भी कुछ हद तक कनेक्टेड है, इंफॉर्मेशन भी आती है और जाती है, तो उससे इफेक्ट होता है। तो ऐसे इफेक्ट से बचने के लिए, उसे फायर फाइट करने के लिए क्या किया जाएगा? एक्सट्रीमिज्म, हाइपर नेशनलिज्म, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, माइग्रेशन, ये सारी चीजें जो है ये इफेक्ट कर रही हैं ग्लोबली, और इसके लिए हमें चाहिए कि सब लोग एक साथ आए और उसे फेस करें। बट कुछ चीजें हैं जो इंडिया एज अ नेशन खुद भी डील कर सकता है और उसे डील करना चाहिए, वो है हमारे सिक्योरिटी कंसर्न, की किस तरीके से हम सिक्योरिटी को सिक्योर करेंगे। इसके लिए एग्जांपल दिया गया है चाइनीज लीडर शी जिनपिंग का, जिन्होंने अभी अभी 20th नेशनल कांग्रेस के अंदर अपने कम्युनिस्ट पार्टी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि आने वाले दिन जो है, आने वाला समय जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, और उसे हैंडल करने की अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब इंडिया किस तरीके से इससे बाहर निकलेगा, किस तरीके से वो आगे की तरफ जाएगा? इंडिया के 2 गोल है, इंडिया को 2 गोल अचीव करने हैं। पहला तो 2047 तक इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है। दूसरी चीज जो हमारा मिडिल टर्म गोल है वो है ये कि हम चाहते हैं, हम रीजनल हेजीमनी बनना चाहते हैं। इसे नेगेटिव टर्म में मत लीजिएगा, बट जिसके पास पावर है वही रूल कर सकता है, ये हम सब जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो एशियन रीजन है उसके अंदर हमारे से ज्यादा पावर किसी के पास ना हो, और उसी के साथ साथ यूएसए के साथ हम इक्वल फुटिंग पे, इक्वल लेवल पे आ जाएं, और उनके साथ हम ग्लोबल अरीना शेयर करें, ये हमारा गोल है। तो इसके लिए हमें जरूरत है कि हम जो है डिप्लोमेसी में आगे की तरफ जाएं, इंफॉर्मेशन में आगे की तरफ जाए, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक्स में आगे की तरफ जाए, और हमारी सोसाइटी को हैंडल करें। जब तक हम इन चैलेंजेस को हैंडल नहीं करेंगे तब तक ये बहुत दूर की बात है, और शायद हम उसे अचीव ना कर पाए। तो हमें कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, हमें कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे ताकि हम इस चीज को फेस कर पाए। हम सबका ये मानना है कि अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे बात करें तो इंडिया के पास इतनी पावर तो है कि अगर ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस आता है या फाइनेंशियल डिप्रेशन आता है तो इंडिया उसे फेस करके, मनूवर करके वहां से निकल जाएगा।
बट द प्रॉब्लम इज जब हम पिरामिड के नीचे बेस में बात करते हैं तो प्रॉवर्टी बहुत ही खराब हद तक फैली हुई है। हम ये चीज देख पा रहे हैं कि यूनिवर्सल एजुकेशन, हेल्थ केयर और जॉब, इनके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे इंडिया को जो है इंसुलेट करना है चीजों को, यहाँ पे इंडिया को जो है इन्हें बेटर करना है। अब जब हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन की तरफ से अब सारी चीजें कहाँ जा रही है? सिक्योरिटाइजेशन की तरफ। मतलब अब वर्ल्ड जो है डिटरेंस को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो अप्रोच रहा है डिटरेंस की तरफ वो काफी ज्यादा अलग रहा है, वो रिएक्टिव रहा है और वो हार्डली पेस रख पा रहा है जिस तरीके से जो मैकेनिज्म है, जो वॉर का मैकेनिज्म है वो चेंज हो रहा है उसके साथ। बट अभी हाल फिलहाल में हम इस तरीके के चेंजेस देख पा रहे हैं कि इंडिया जो है प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहा है और प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी अपना रहा है डिटेरेंस के लिए। बट जो हमारी डॉक्ट्रिनल गाइडेंस है वो काफी ज्यादा कम है और उसी के साथ साथ हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से हम जो है इसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। सो इसे भी फायर प्रूफ करने की जरूरत है, इसे भी प्रॉपरली सिक्योर करने की जरूरत है कि किस तरीके से हम जो है ये देखते हैं कि आगे जाके हम हमारी सिक्योरिटी को सेफगार्ड करेंगे। अब बात करें अगर सोसाइटी की, तो सोसाइटी के अंदर हमें दो चीजों से बचने की जरूरत है। एक तो जो है आज के समय में वेपनाइज किया जा रहा है इंफॉर्मेशन डोमेन को और सोशल मीडिया को। ये हम सब देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इसका जो है मिसयूज किया जा रहा है, किस तरीके से इस चीज का जो है मिसयूज किया जा रहा है इंडिया की सिक्योरिटी के अगेंस्ट। तो इसे हमें ध्यान देना और इसी के साथ साथ हमें इस चीज का ध्यान देना है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो मल्टी रिलीजियस है, मल्टी कल्चरल है, मल्टीलिंगुअल है। तो इन सारी चीजों में किस तरीके से हम कोहेरेंस डेवलप करेंगे, इन सारी चीजों का ध्यान देना है और प्रॉपरली फायर प्रूफ करना है चीजों को अगर हम चाहते हैं कि हम आगे डेवलप करें।